हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। अब देखो ट्रांसफॉर्मर होते क्या है। ओके, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे पास एसी जनरेटर होते हैं। ओके, और एसी जनरेटर से हमें क्या मिलती है? अल्टरनेट करंट। हमारे घर पर जो करंट आती है वो भी कौन सी होती है? अल्टरनेट करंट। तो जो पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है, उसको जब जनरेट किया जा रहा है तो किसकी हेल्प से किया जा रहा होगा? जनरेटर की। ठीक है, अब उसके हमारे पास थ्री टाइप्स आ जाते हैं, है ना। हम क्या यूज कर रहे हैं उसके बेस पर ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया गया, है ना, कंट्री के एक प्लेस पर इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया गया। अब पूरी कंट्री में ये कैसे जाएगी? तो ये जाएगी ट्रांसमिशन से। ठीक है, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जाएगा और यही प्रोसेस पूरी कंट्री में होगी। ओके, अब यहां पर होता क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है पावर लॉस की। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिशन में वोल्टेज को अप्लाई करना होगा। वोल्टेज अप्लाई होगी तो वहां पर करंट फ्लो होगी। अब वो करंट पावर लॉस तो कर सकती है ना। कैसे? जब एक हैवी करंट एक बड़े टाइम पीरियड के लिए फ्लो होगी तो वहां पर हीट लॉस तो होगा ही, है ना। और अदर भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में पावर लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? आई को रिड्यूस कर देते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सपोज हमने जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी है वो कितनी है? 500 मेगावाट। ठीक है, तो ये पावर इतनी ही रहेगी। ठीक है, और जहां से हमने भेजी है वहां से लेकर जहां जाएगी वहां तक कुछ ज्यादा पावर लॉस ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको इंक्रीज कर देंगे और इसको डिक्रीज कर देंगे। मान लेते हैं पहले कितनी थी वोल्टेज? 250 वोल्ट। ठीक है, और करंट भी कितनी थी? अब हमने इस रेशो को चेंज करके क्या कर दिया है? इसको 500 कर दिया है और आई को कितना कर दिया है? 1। प्रोडक्ट करेंगे अभी भी कितना आएगा? 500 मेगावाट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं और करंट को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमें हमारे लोकल तक ये इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। अब क्या होगा? उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर तक भी पहुंचाना है ना। अब हमारे घर में जो डिवाइस यूज होती है वो इतनी हाई वोल्टेज पर वर्क नहीं करेंगी। ओके, उनको कितनी वोल्टेज चाहिए होती है? अराउंड 220 टू 230। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया था अब इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज क्यों किया था? कि पावर लॉस ना हो। अब डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? कि हमारे घर में जो डिवाइस है वो वर्क कर पाए, है ना, और सेफली कर पाए। तो यहाँ पर हमारे पास बार बार क्या प्रोसेस हो रही है कि हमें कुछ प्लेसेस पर जाने के लिए उसको इंक्रीज करना पड़ रहा है, फिर यूज करने के लिए उसको डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो ये प्रोसेस होती है स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब हम बोलते हैं कि हम वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पहले से कम होगा। तो ये होगा स्टेप डाउन। और जब हम जो आउटपुट हमें मिलता है वो कैसा होता है? पहले से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? स्टेप अप। और ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ये करा कौन रहा है? वो डिवाइस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर।
तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे हमने बोला स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो यही हमारे पास टू टाइप्स आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर के। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज से कम चाहिए तो हम स्टेप डाउन यूज कर लेंगे, और अगर हमें इनहांस करना है देन हम स्टेप अप यूज कर लेंगे। ओके, लिख लेते हैं इसको। ओके, तो हम यहाँ पर अल्टरनेट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, उसे हमें स्टेप अप और अगर स्टेप डाउन करना है देन हम कौन सी डिवाइस को यूज करेंगे? ट्रांसफॉर्मर को। बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम जो लॉज यूज करते थे वही यहाँ पर भी यूज होंगे, वही इस पूरी डिवाइस के फंडामेंटल्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर रहती है। सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल होता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक वाउंडेड कॉइल होगी, है ना, एक कॉइल जिसको हमने रोल किया हुआ है इस आयरन कोर पर। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ओके, दूसरी साइड हमें जो कॉइल मिलेगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हम सेम कोर पर दोनों कॉइल को रोल करें, हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कोर पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों तरह की कोर हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होगा उसके अंदर की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इन दोनों में से कोई एक रहेगी। ओके, अब हमने यहाँ पर दो कॉइल ली है। ओके, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टर्न्स होंगे। ओके, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की, तो हमेशा जो इनपुट मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? प्राइमरी कॉइल पर। और सेकेंडरी से क्या मिलेगा हमें? आउटपुट। ओके, प्राइमरी कॉइल से हम क्या देंगे? इनपुट, और सेकेंडरी से क्या लेंगे? आउटपुट। ओके, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में ये जो कॉइल होती हैं ये दोनों कैसी होती हैं? इंसुलेटेड। ओके, एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, क्योंकि हम अगर ये यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स है उसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स आ सकते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में सेफ्टी पर्पज से हम यहाँ पर जो कॉइल यूज करते हैं उसके ऊपर कोटिंग होती है। ठीक है, हम वहां पर बेसिकली इंसुलेटेड कॉइल्स यूज करते हैं। ठीक है, कोटिंग होगी एक ऐसे मटेरियल की जो इंसुलेटर है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वर्किंग। अब देखो वर्किंग प्रोसेस में होगा क्या? हम प्राइमरी कॉइल पर इनपुट प्रोवाइड करेंगे। एज अ इनपुट हम इसे अल्टरनेट वोल्टेज देंगे। ठीक है, जब अल्टरनेट वोल्टेज इसके पास आएगी इन एंड्स पर, वो आगे फ्लो होगी कोइल के थ्रू। ओके, और कोइल यहाँ पर क्या है? एक कंडक्टिंग वायर। तो उसमें से क्या फ्लो होगी? फिर करंट। एंड्स पर वोल्टेज मिल गई तो कोइल से क्या फ्लो होगी? करंट। और वो करंट भी कैसी होगी? अल्टरनेट करंट। हमने जो फोर्थ चैप्टर पढ़ा है उसमें पढ़ा था कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण वहां पर क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास अल्टरनेट करंट के कारण यहाँ पर क्या आएगी?
मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि करंट अल्टरनेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी, अल्टरनेट। ओके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ओके, अब हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, इंडक्शन। और इंडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है देन वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना। और ईएमएफ का आने का मतलब है कि वहां पर फिर एक करंट भी आएगी। ओके, तो यहां पर क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। ओके, तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर ली, उसके ऊपर हमने दो इंसुलेटेड कॉइल को रोल किया, वाउंड किया। प्राइमरी कॉइल पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड की, आगे का काम खुद से हो जाएगा। ठीक है, वायर से जब वो फ्लो होगी, कॉइल क्या है, एक वायर ही तो है। ठीक है, जब ये इससे फ्लो होगी तो यार कैसे फ्लो होगी, करंट की फॉर्म में। अल्टरनेट करंट के कारण क्या आएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज हो रही है टाइम के साथ में, और चेंज होगी दैट्स मीन जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ठीक है, वो भी चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैसे आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है कि हमारे पास एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है ना, जहां पर हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि हमारे पास एक कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, और उसके कारण वहां पर हमें चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा है। अब ये चेंजिंग फ्लक्स साइड में रखी दूसरी कॉइल को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, खुद तो चेंज हो रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, और अफेक्ट होने के कारण कॉइल में क्या आ जाएगा, ईएमएफ। तो यहां पर भी वैसा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इनके टर्न्स है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी में। और जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स है उसमें क्या आ रहा है, फ्लक्स। और फ्लक्स कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो किसको अफेक्ट करेगा, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को। और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स अफेक्ट होंगे, है ना, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो ये किसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉज है उनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस पर फोकस ना करें, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर फोकस करना है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे आएगा, ये जो कॉइल है इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, वो जो अपने पास में कॉइल रखी है उसको अफेक्ट कर रहा है, वहां पर उसने ईएमएफ को प्रोड्यूस करा दिया, लेकिन वो खुद को भी तो अफेक्ट करेगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, यही था कि जिस कॉइल में ओरिजिनल करंट फ्लो हो रही है उसी में इंड्यूस करंट भी आ जाएगी, है ना। और इंड्यूस करंट है दैट्स मीन वहां पर ईएमएफ भी आएगा। तो प्राइमरी कॉइल जब खुद को अफेक्ट करेगी तो वहां पर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, जिसे हम और क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। ओके, और ये बैक ईएमएफ किसकी वजह से आता है, सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। ओके, जब ये इस कॉइल को अफेक्ट करेगी तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या बोला है हमने यहाँ पे कि हमारे पास एक आइडल ट्रांसफॉर्मर है। अब देखो, सिर्फ ये एक टर्म यूज करने से हम यहाँ पर कितनी चीजें यूज करेंगे। ओके, तो इसको अभी जब हम यूज करेंगे तब समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर हमारे पास एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर ईएमएफ निकालने वाले हैं, है ना। ईएमएफ की बात की है तो वही निकालेंगे। अब ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर और फ्लक्स पर। ठीक है,
तो जब हम सेकेंडरी कॉइल की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, NS, और जब हम प्राइमरी की बात करेंगे तो वहां पर कितने हैं, NP। ओके, अब यहाँ पर जब हम सेकेंडरी पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा, सॉरी जो EMF आएगा वो क्या हो जाएगा, NS d phi बाय dt। ओके, इसको ले लेते हैं S, phi S, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड, EMF ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द प्राइमरी कॉइल क्या आ जाएगा, माइनस NP d phi P बाय dt। ठीक है, अब यहाँ पर phi S और phi P क्या है, चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, वो फ्लक्स जो सेकेंडरी कोइल को अफेक्ट कर रहा है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, phi S से, और जो प्राइमरी कोइल में है, प्रेजेंट है ना, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, phi P से। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने बोला है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा है, आइडल। आइडल होने का मतलब कि यहाँ पर कोई पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस ना होने का मतलब जो हमारे पास प्राइमरी कोइल है उसका जो फ्लक्स है कितना है, 5p। ठीक है, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये किसको अफेक्ट करेगा, सेकेंडरी कोइल को, जो हो सकता है कि इसी के ऊपर है या फिर इसके पास में है। ठीक है, अब हम जनरली क्या लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इसमें जो फ्लक्स है वो कितना है, प्राइमरी कोइल में 5 यूनिट। अब जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कोइल को अफेक्ट करेगा, है ना, कुछ लॉस भी तो हो सकता है। फ्लक्स अफेक्ट कर रहा है, फ्लक्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ओके, अब जरूरी थोड़ी ना जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी वो सब इसमें एंटर ही करेंगी, है ना, एंटर करेंगी ही, ऐसा तो नहीं है। अब उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लॉस हो जाएगा, है ना, इसका जितना भी फ्लक्स था वो पूरी तरह से इससे कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब हमने क्या कहा कि हमारे पास एक आइडल ट्रांसफॉर्मर है। आइडल ट्रांसफॉर्मर है, दैट्स मीन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी पर्टिकुलर एरिया में, वो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी क्रॉस करेंगी ही। ओके, दैट्स मीन जितना फ्लक्स इसका है उतना ही फ्लक्स यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल को मिल जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम जो बोल रहे थे फाई एस, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5p के, फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल। ओके, और ये किसकी वजह से, इस टर्म की वजह से। ओके, तो हम क्या रख सकते हैं, डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। ये दोनों जो फ्लक्स चेंज होंगे वो सेम हो जाएंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर इज आइडल, दैट्स मीन flux in each turn of primary coil जो कितना है, phi p, will be equal to flux in each turn
ऑफ सेकेंडरी कॉइल। लेते तो हम क्या है, नेट फ्लक्स। यहाँ पर हमने ईच टर्न क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे टर्न्स की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, एक टर्न के लिए ये है और यहाँ पर जितने भी टर्न्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं, ये कितना है, 5। ठीक है, एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन हमने यूज की है। ठीक है ना, हम 5s यूज करेंगे अब, ना 5p। हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 5। साथ में हम एक यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी करेंगे। क्या रिप्लेसमेंट होगी, एप्सिलॉन एस को रिप्लेस करेंगे vs से और एप्सिलॉन p को रिप्लेस करेंगे vp से। ऐसा क्यों किया, देखो हमारे पास इसका यहाँ पर जो मतलब है वो है क्या, वोल्टेज। और वोल्टेज को हम अभी तक किस फॉर्म में यूज करते आए हैं, इस सिंबल की टर्म्स में। ओके, तो ऑल्दो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ आता है हम उसे ऐसे ही लिखते हैं, बट अभी हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, और क्या लिख रहे हैं, v सिंबल यूज करेंगे। ओके, अब इन दोनों को इक्वेशन 1 में रखेंगे और 2 में रखेंगे, क्या आएगा, d5 बाय dt। ओके, फ्रॉम 2 हम लिख सकते हैं vp इक्वल्स टू माइनस np d5 बाय dt। ओके, क्या करें नेक्स्ट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ओके, 3/4 क्या हो जाएगा, vs बाय vp इक्वल्स टू माइनस ns बाय np। ओके, माइनस से माइनस साइन कट हो जाएगा, d5 बाय dt से d5 बाय dt कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओके। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो vs इक्वल्स टू ns है, देन हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब हमने जब बोला ना कि प्राइमरी कोइल है और एक सेकेंडरी कोइल है, ठीक है, उनमें कितने भी हम नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर सकते हैं। याद क्या रखना है कि हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। अगर हमें वोल्टेज को कम करना है तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो सेकेंडरी कोइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहे। ओके, यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को, फाइनल वोल्टेज को, जो आउटपुट है हम चाहते हैं वो रिड्यूस हो जाए, तो हमारे पास ये रिलेशन होना चाहिए। सेकेंडरी कोइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होने चाहिए, किससे, प्राइमरी कोइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं वोल्टेज को, देन हमारे पास ns should be greater than from np। ओके, अब यहां पर जब हम ये रिलेशन यूज करते हैं तो हम बोल देते हैं हम यूज कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, और जब हम ये यूज करेंगे देन हम यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो हमारे जो लोकल एरियाज होंगे हमारे आसपास, जो आपको ट्रांसफॉर्मर दिखेंगे वो कौन से होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हाउस से जो वोल्टेज आती है उसको और ज्यादा रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, और वहां पर उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके,
ये आप यहाँ से देख सकते हो, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतने ज्यादा टर्न्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो कैसे आता? देन ये आता इस तरह से। ये चीजें आपको देखनी आनी चाहिए रिलेशन की हेल्प से, ठीक है। अगर यहाँ पर आता है एनपी बाय एनएस, दैट्स मीन वीएस को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो एनएस को डिक्रीज करना होगा, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता फिर। अभी कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको इंक्रीज करना है तो आप ये इंक्रीज करोगे, है ना। इसको इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज करोगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो, आई थिंक ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप्स है हमारे पास, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये सेपरेटली लिखाने की जरूरत नहीं है। स्टेप डाउन हम किसे बोलेंगे? जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे उनके बीच ये रिलेशन होगी। ओके, और साथ में जो हमारे पास वीपी होगा और जो वीएस होगा उसमें ये रिलेशन होगी। ओके, यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये रिलेशन। ओके, प्राइमरी वोल्टेज हमेशा इनपुट होती है और जो सेकेंडरी वोल्टेज होती है वो कैसी होती है? आउटपुट। ओके, तो हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन आया है वो क्या है? Vs बाय Vp इक्वल्स टू Ns बाय Np। ठीक है, इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है Vs को ही आपको ऊपर रखना है, Vp को भी रख सकते हो, लेकिन सामने वाला जो है वो चेंज कर देना। दोनों फॉर्म्स करेक्ट हैं, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पर जो रिलेशन मिली है वो किस किस के बीच में मिली है? वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के। यही रिलेशन आपको करंट के साथ भी मिल सकती है। कैसे? अभी हमने देखा था कि हमारे पास कैसा ट्रांसफॉर्मर है? आइडल। तो यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडल ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, पावर लॉस 0 होने का मतलब क्या है कि आप जितनी पावर प्रोवाइड करोगे इनपुट के पास उतनी ही पावर आपको आउटपुट पर मिल जाएगी। ऐसा होने का मतलब क्या है? इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर को आप डिनोट कर सकते हो PS से और इनपुट पावर को आप डिनोट कर सकते हो PI से, सॉरी P से। ओके, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P इक्वल्स टू VI। देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, जो ये फॉर्म होती है V²/R, ठीक है, या I²R, ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें लॉस देखना होता है रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं? कोई लॉस नहीं है तो हम ये वाले रिलेशन यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको इसके लिए प्लेस करेंगे Vp Ip इक्वल्स टू Vs Is। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा? ये Vp बाय Vs इक्वल्स टू Is बाय Ip। ओके, अब हमारे पास तो ये रिलेशन है, इसकी हेल्प से यहाँ पर क्या आ जाएगा? Np बाय Ns। ओके, तो क्या रिजल्ट आया? Is बाय Ip इक्वल्स टू
Np/Ns। बता सकते हो यहाँ पर करंट नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली? देखो, आप अगर इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो Ns को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? 1/, में आ गई है, दैट्स मीन यहाँ पर करंट नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हो, दैट्स मीन आपको जो करंट है वो कम मिलेगी, ठीक है? तो अगर हम स्टेप डाउन की बात करें, जहां पर हमें फाइनल वोल्टेज कम मिलती है, वहां पर जो करंट होगी वो ज्यादा रहेगी, ठीक है? क्योंकि पावर को तो सेम रखना है ना। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमने क्या क्या assumption यूज किए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पर एक assumption लिया है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा है, आइडल। ओके, और यहाँ पर इसके आने से क्या क्या चीजें आ गई हैं, हमारे पास जो फ्लक्स लिंक होगा प्राइमरी कॉइल से, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगा, जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला है, ठीक है? दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है? साथ में जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है और जो करंट है वो स्मॉल रहेंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जब ट्रांसमिशन का हम कराते हैं तो वहां पर पावर लॉस आता है। ओके, पावर लॉस को कम करने के लिए, एकदम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को और करंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? और उसके लिए उसको, क्योंकि हमें पावर को तो सेम रखना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? सिमिलरली हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी अगर हम आइडल की बात करें तो कितनी होती है, 100%। किसके केस में, आइडल। ओके, बट आपको अगर कोई, जैसे हम नॉर्मली जो यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, वहां पर वो आइडल नहीं होता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हमेशा कुछ ना कुछ पावर लॉस रहेगा ही। हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर सकते। ओके, तो वहां पर एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं रहेगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो इनपुट पावर दी थी वो कितनी दी थी और जो आउटपुट मिला है वो कितना मिला है। ओके, अगर इक्वल्स टू 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि जितनी आप पावर दे उतनी ही मिल जाए, तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ओके, और अगर ऐसा नहीं है देन लेस देन 1 रहेगी, ठीक है? जनरली लेस देन 1 रहेगी। ओके, नेक्स्ट, अब क्योंकि एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो पावर लॉस हो रहा होगा। अब वो पावर लॉस कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, एक बार उन फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको पहले। तो फर्स्ट जो फैक्टर होता है जो अफेक्ट करेगा, ठीक है, जिसके कारण एनर्जी लॉस होगा, वो क्या होगा, फ्लक्स लीकेज। अब देखो, वैसे तो हमने यहाँ पर एजम्पशन लिया है कि जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स का जो फ्लक्स रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स के। लेकिन यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है, ठीक है? कैसे, क्योंकि ये पूरा फ्लक्स कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? जितना प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। वही है जो हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसे समझ सकते हैं। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल से पास हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो सब सेकेंडरी से भी जाएंगी। तो वहां पर एक फ्लक्स का डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम किस में काउंट करते हैं, एनर्जी लॉस में। ओके, और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के करते हैं, जिसमें सेम साइड दोनों कॉइल्स है ना, यहाँ पर ये सेम कोर पर दोनों कॉइल्स हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ लिमिट तक जो ये फ्लक्स का डिफरेंस आने वाला है इसको कम कर सकते हैं। मतलब जो हम पावर यूज कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है उस तक फ्लक्स का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है, अगर वो लॉस हो जाएगा तो आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उसको प्रोसेस को कराने के लिए फिर उस कंडीशन में हमें ज्यादा पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हम लॉस को ही कम कर दे तो हम अपनी पावर को बचा सकते हैं, फिर कम पावर हम यूज करेंगे और यहाँ पर वो, ठीक है, इक्वल फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी कॉइल के पास भी चला जाएगा जिसके कारण आगे की प्रोसेस हो पाएगी। ओके, सेकेंड होता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। देखो हमने यहाँ पर जो ये कॉइल ली है, कॉइल क्या है, हमारे पास एक वायर होगा, ठीक है, और वो कंडक्टिंग वायर होगा जिससे करंट फ्लो हो सकती है। अब हर मटेरियल की, जैसे हम यहाँ पर कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो हर कंडक्टर मटेरियल की भी अपनी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, ठीक है। हर मटेरियल अपनी एक रेजिस्टेंस वैल्यू रखता है, वो करंट को किसी ना किसी वैल्यू पर जाकर अपोज करेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडक्टर्स का केस आता है उसमें ये बहुत ज्यादा कम रहती है, तो जो भी कंडक्टर वाले मटेरियल होते हैं उनमें आर की वैल्यू काफी ज्यादा कम मिलती है, ठीक है, बट मिलती तो है, हमें उसको भी कम करना है, देन कैसे करें, तो हम यहाँ पर थिक वायर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ को तो हम कम नहीं कर सकते, जितनी हमें चाहिए वो तो हम यूज करेंगे ही, हम यहाँ पर उनकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं या हम थिक वायर यूज कर सकते हैं जो पहले की कंपैरिजन में। ओके, थिक वायर यूज करने का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। थिकनेस जब हम इंक्रीज करते हैं तो हम सीधा सीधा उसका एरिया या हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और एरिया इंक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है। थर्ड है एडी करंट। देखो ये एक अनवांटेड करंट होती है, ठीक है, और इसके फ्लो होने से, ये जो हमारे पास नॉर्मल करंट होती है उसकी जैसी नहीं है ये, इसके होने से जो डिवाइस है वो हीट अप होने लगती है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और साथ में ये आती किसकी वजह से है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है। तो जहां पर भी हमारे पास अल्टरनेट करंट होगी वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वहां पर ये करंट भी आएगी, ठीक है। अब इसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, ये हीट अप करने लगती है डिवाइस को, ठीक है, जिससे डिवाइस बर्न हो जाएगी, ठीक है। और बात करें यहाँ पर तो एक, यहाँ पर एक लॉस हम जो देख रहे हैं, पावर लॉस या एनर्जी लॉस, साथ में डिवाइस को भी हार्म करेगी, ठीक है। तो हमारी एनर्जी तो लॉस हो ही रही है, जो हमने पावर दी है वो हीटअप में जा रही है ना, और हम उसको यूज भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो साथ में हमारे पास जो डिवाइस है उसका भी लॉस होगा। फोर्थ है हमारे पास हिस्टेरिसिस। देखो ये हम पढ़ते हैं जब हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ते हैं। अब मैग्नेटाइजेशन चैप्टर में ये है नहीं हमारे पास, ओके, लेकिन वहां से आप ये देख सकते हो कि हमने वहां पर सॉफ्ट आयरन मटेरियल को एग्जाम्पल्स में यूज किया था, ठीक है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगती है, मतलब मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज आने लगती है, ठीक है। अब वहां पर ये कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा ही, कैसे करेगा, यहाँ पर जब हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं, करंट जाएगी, करंट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के आने से जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने यूज की है ये खुद को मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। अब क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और चेंजिंग भी कैसी है कि एक पॉजिटिव टर्न आ रहा है, दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्न में तो उसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है।
तो मैग्नेटाइज होने में उसने जितनी एनर्जी को यूज किया था, जितनी पावर को यूज किया था, उसका तो अब कुछ बचा ही नहीं। डीमैग्नेटाइज हो गई, फिर से वहीं पर आ गई जहां से स्टार्ट किया था। अब जब तक वो डीमैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड फिर से आ जाएगी, वो फिर से अपनी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करेगी, और ये इसी तरह से चलता रहेगा, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। और इसमें क्या होता है हमारे पास, एनर्जी लॉस। ओके, तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स थे, इनको नोट कर लीजिए। तो हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।